शिवाजी ये पहली व्यक्ति है उस जमाने की, उसने जाति व्यवस्था को बिल्कुल स्थान नहीं दिया। मेरी पहले से आदत रही है कि मैं नाम लेकर बोलता हूँ, नाम लेकर लिखता हूँ। एक बाबा था, इस ढंग से कभी नहीं लिखता हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला कैसे सीधी बात है कि मैं जब भी किसी बाबा को हाथ लगाता हूँ तो बाबा बड़ा होता ही है। अब मेरा क्या हो गया, मेरी परवरिश में एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरी परवरिश देहात में हुई है, देहात से मैं जुड़ा रहा हूँ। सभी प्रकार के अंधविश्वास का मैं खुद बलि रहा हूँ। मैं मंत्र तंत्र को बहुत डरता था, मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने वो निकाला था। तो इन सब कारणों से इंसान का कितना नुकसान होता है ये मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं श्याम मानव साहब। नमस्कार। बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये दाभोलकर साहब याद होगा, जिनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा श्याम मानव साहब की चर्चा हुई मीडिया में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जब उन्होंने चैलेंज किया उनके अंधविश्वास को लेकर। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बारीक लाइन है धर्म और अंधविश्वास, कर्मकांड। तो श्याम मानव साहब अंधविश्वास, दकियानूस और कर्मकांड के खिलाफ काम करते हैं और चाहते हैं कि लोगों में जो हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है कि लोग वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ें, वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ें, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसलिए मैं फिर आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि बारीक चीज़ को समझिए। धर्म अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है। तो श्याम मानव साहब के बारे में बहुत सारे परसेप्शन भी बन गए थे। इनको धर्म विरोधी बताया गया, जबकि मैं बता दूं कि श्याम मानव साहब उस समाज से आते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं जिसमें हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज थे, साहू जी महाराज थे, संभाजी महाराज थे। ये परिचय ठीक था? नहीं, भारत को गर्व है शिवाजी महाराज पर, जो उनका आइडिया था किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, भाईचारा को लेकर। नहीं, शिवाजी महाराज बहुत क्रांतिकारक महाराज थे। शायद भारत के इतिहास में दूसरा आप किसी और का नाम नहीं लेते। ऐसे राजा तो नहीं थे, बिल्कुल। इतने प्रतिपालक समाज के जनता, सही माने में उन्होंने स्वराज निर्माण किया था। इतनी नई नई बातें उन्होंने अपनी जनता के लिए तैयार की थी। उस जमाने का सिस्टम बदल दिया था। सही माने में देखा जाए तो जैसे पहले हमारे यहाँ जो प्रथा थी वो जमींदारी प्रथा थी। किसानों से जो लगान वसूल किया जाता था, वहाँ का कोई देशमुख होता था, कोई जमींदार होता था, कोई गुजर होता था, वो वसूल करता था, कोई पटेल होता था, और फिर जो भी उस परिसर का राजा होगा, उस प्रदेश का राजा होगा, उसको वो देता था। अब उस जमाने में 3/4 लिया जाता था। राजा को कोई 3/4 नहीं मिलता था, आधा या फिर 3/4 अगर राजा को देना है तो ये उससे ज़्यादा लगान वसूल करेगा। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर शोषण होता था और ये आम पद्धति थी पूरे भारत में। शिवाजी महाराज आने के बाद में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इनकी सबकी दुकानदारी बंद कर दी। जो भी ये देशमुख थे, पटेल थे, गुजर थे, मालगुजार बोलते हैं हमारे यहाँ उसको मराठी में, उन सब लोगों को उन्होंने, मुझे क्या आपको देना है वो दूंगा, लेकिन लगान मेरे लोग वसूल करेंगे। और एकदम से जो 2/3 या 3/4 लिया जाता था वो 1/3 पर ला दिया उन्होंने। एकदम कम कर दिया, एकदम कम कर दिया। और डायरेक्ट वो वसूल करते थे, सीधा वो सरकार में जमा होता था शिवाजी महाराज के पास। और ये देशमुख, पटेल वगैरह सबकी लोगों की सत्ता थी, वो उन्होंने निकाल डाली। ये आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारक कदम था। दूसरा उनका आदेश था कि जो किसान लोग हैं, ये किसान लोगों का अगर आप एक उनकी मुर्गी भी लोगे तो पहले पैसा देकर लेना है। अच्छा, उस दौर में भी? उस दौर में क्या होता था कि सैन्य चलता था, तो सैन्य के साथ में खाने पीने की व्यवस्था तो पूरा लेकर चलना पॉसिबल नहीं था। तो पूरे के पूरे गांव में से सब चीजें उठा लेते थे, अनाज उठा लेते थे, खाने पीने की चीजें उठा लेते थे। दूसरा साथ में चलते थे, तो ये युद्ध शास्त्र का ये हिस्सा है कि ऐसे एक कतार में तो नहीं चलेंगे। कतार में चलेंगे तो ज़्यादा यानी उनके ऊपर किसी भी तरह से अटैक हो सकता है। तो इसलिए सिस्टम ऐसी रहती थी कि सब साथ में चलेंगे और पूरी की पूरी खेती उजाड़ कर वो आगे निकलते थे। तो इनके आदेश होते थे कि अगर खेती में कोई अगर चीज़ें हैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको रास्ते से ही चलना है, सिंगल लाइन से ही चलने का है।
जो छोटा रास्ता होगा छोटे रास्ते से सिंगल लाइन में चलो, लेकिन कोई भी अनाज, कोई भी चीज, कोई भी उपज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उससे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात जिसके लिए शिवाजी महाराज को बहुत माना जाता है, उस जमाने में जो सैनिक होते थे वो सभी के सैनिक यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते थे। लूट का हिस्सा उनको मिलता था, पगार मिलता था लेकिन पगार बहुत कम होता था। जहाँ भी जाएंगे लूट करेंगे, लूट का बड़ा हिस्सा सैनिकों को मिलेगा, उसमें का कुछ हिस्सा जो भी उनका राजा रहेगा उसको मिलेगा। उन्होंने सबसे पहले ये लूट बंद कर दी। सैनिकों को लूट में का एक पैसा नहीं मिलता था। जैसे उन्होंने सूरत लूटी तो पूरा का पूरा पैसा शिवाजी महाराज के खजीने में गया, उनके इसमें गया, उन्होंने लूटने नहीं दिया। उस जमाने में ये लोग शादियां भी नहीं कर पाते थे, तो इसलिए जिस गांव में भी जाएंगे, जहां भी वो एक नया अपना साम्राज्य निर्माण करेंगे या फिर उसको जीत लेंगे, तो वहां के स्त्रियों पर बड़े पैमाने पर बलात्कार होते थे और इसके लिए कोई अपवाद नहीं था। ना हिंदू राजे अपवाद थे, ना मुस्लिम राजे अपवाद थे। और ऐसे जमाने में आज से 400 साल पहले शिवाजी महाराज ने ये नियम किया कि किसी स्त्री के शरीर को हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्हीं का एक रिश्तेदार जब किसी पर बलात्कार करता है तो उसके हाथ पांव काटते हैं, उसको रांझा का पटेल कहते हैं। उन्हीं का एक देसाई नाम का किलेदार, बहुत कठिन था वो किला प्राप्त करना। वो किला प्राप्त करने के लिए गया, उसने किला प्राप्त किया, लेकिन वहाँ पर जो औरत थी जिसने वो किले की सुरक्षा की थी, किलेदार की बीबी थी, पति में गया तो उसके बाद में उसने उसकी सुरक्षा की। 6 महीने तक उसने अपना किला उसके कब्जे में नहीं आने दिया। उसका गुस्सा कर कर जब वो किला उसके कब्जे में आया तब उसने उस पर बलात्कार किया। अब बोलिए, इतना बड़ा कठिन किला जिस सरदार ने शिवाजी को प्राप्त करा दिया, उनने क्या करना चाहिए? उसको मृत्युदंड की शिक्षा दी गई, उनको ढकेला गया, कड़ेलोट जिसको कहते हैं, ऊपर से उनको ढकेला गया पहाड़ के माथे से, और उनको इतने न्यायप्रिय थे, इतने न्यायप्रिय। लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी का जन्म हुआ और वहीं फूले। सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बड़ी बात, शिवाजी ये पहली व्यक्ति है उस जमाने की, उसने जाति व्यवस्था को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, अस्पृश्यता को स्थान नहीं दिया। वो तो जीजाई का माननी चाहिए, उनकी माताजी की ये खासियत माननी चाहिए कि उनके जो अलग अलग जाति के मित्र थे उन सबके साथ में खाना खाते थे, जबकि उस जमाने में ये प्रथा नहीं थी। सबके साथ में खाना खाते थे, सबके साथ में हर जाति के लोगों को उन्होंने जोड़ लिया और उसमें कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा। ये बहुत ही क्रांतिकारक कदम उस जमाने का है। इसलिए शिवाजी के साथ में हम कोई भी जात को जोड़ नहीं सकते। ये देखिए, ये बड़ी बात है। वहीं महाराष्ट्र में अगर हम आधुनिक अभी की बात करें तो फूले हुए पेरियार हुए, फूले हुए अंबेडकर हुए, और महाराष्ट्र को कैसे देखते हैं आप? महाराष्ट्र को हमेशा एक प्रोग्रेसिव प्रदेश कहा जाता है। उसके 2 कारण हैं। एक तरफ तो ये परंपरा है, शिवाजी महाराज भी काफ़ी क्रांतिकारक थे, उन्होंने काफ़ी आगे कदम उठाए, लेकिन आज के ज़माने में जिसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, रैशनल कहते हैं, फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर, इनके नाम से ये परंपरा जानी जाती है। लेकिन यही तक ये नाम सीमित नहीं है, इसमें आगरकर थे। आगरकर जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद बहुत रैशनल थे और ब्राह्मण विरोधी थे। फिर सावरकर, जिनके नाम से काफ़ी हो हल्ला होता है, सावरकर ने बहुत आधुनिक विचार रखे, ब्राह्मण विरोधी विचार रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सावरकर की एक दूसरी साइड हमको पता ही नहीं होती है। उनके सामाजिक विचार इतने आक्रामक है कि अगर वो अपने आप को हिंदू नहीं कहलाते तो उनका कई बार मर्डर हो जाता। और ऐसा नहीं था कि केवल वो बोलते थे, वो हर हफ्ते में लिखते थे, उनके लेख प्रसिद्ध होते थे, और एक एक लेख में ऐसी बातें वो लिखते थे कि क्योंकि उस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ आज के ज़माने में, इसलिए मैं जानता हूँ कि लोग इस क्षेत्र में बोलने के बाद में क्या कर सकते हैं। आपने जैसा नाम लिया नरेंद्र दाभोलकर, मेरे संगठन में 2 साल तक उन्होंने काम किया, बाद में उन्होंने स्वतंत्र संगठन शुरू किया। उनका मर्डर क्यों हुआ? इसी काम के कारण हुआ। तो लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो सावरकर ऐसी बातें रखते थे लेकिन अपने आप को हिंदू कहलवाते थे, शायद इस कारण उनका इस ढंग से मर्डर नहीं हुआ।
फिर प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, इन्होंने भी बहुत ही रैशनल विचार पूरे अपने काम कार्यकाल में रखे हैं। तो ये तीनों लोगों के नाम में इस विचारधारा के साथ में जोड़े जाते हैं, आगरकर, सावरकर और बाद में प्रबोधनकार ठाकरे। रानाडे को कैसे देखते हैं? रानड़े थोड़े मध्यम थे, कुछ उनके आधुनिक विचार थे, पुराने विचार छोड़ नहीं पाए थे। जैसे अभी आपने नाम निकाला तो इसलिए तिलक का भी नाम लिया जा सकता है। जी जी, दोनों। तिलक एक तरफ, तिलक की ख्याति क्या थी कि तिलक ने ब्राह्मण छोड़कर बाकी लोगों को कांग्रेस के सब मूवमेंट में लाया, स्वतंत्रता आंदोलन में लाया। उनको तेल्या तांबोळ्याचे पुढारी ऐसा कहा जाता था। यानी जो जातियों को बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं थी समाज में, उन जातियों के लोगों को भी वो साथ में लेकर चलते थे। रानाडे। लेकिन तिलक की बात कर रहा हूं मैं, लोकमान्य तिलक। लेकिन उनका तो एक कोट लोग कहते हैं कि ठीक है, ये एक साइड तेली तंबोली संसद जाके क्या करेंगे। एक तरफ वो तेल्या तांबोळ्याचे पुढारी कहते थे। कांग्रेस को व्यापक बनाने में तिलक जी का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ब्राह्मण जाति को छोड़ नहीं पाए। यानी जैसे शाहू महाराज के बारे में जो कुछ हुआ, उसके बारे में उन्होंने ब्राह्मणों की साइड ली, शाहू महाराज पर बहुत बुरी तरीके से अटैक किए। वैसी ही कुछ चीज़ें रानड़े जी के जीवन में भी पाई जाती है कि वो पूरी तरह से अपने जाति को नहीं छोड़ पाए। जैसा यानी हम आगरकर के बारे में बोल सकते हैं, सावरकर के बारे में बोल सकते हैं, जाति को लेकर, सबको साथ में लेकर चलने की बात लेकर, वैसा हम रानड़े के बारे में उतनी स्पष्टता से नहीं बोल सकते। कुछ पैचेस संदिग्ध है, लेकिन फिर भी विचार रखने में वो काफ़ी रैशनल थे। आरएसएस को लेकर कैसे देखते हैं? गोलवलकर साहब, हेडगेवार साहब, सावरकर और बीच में गोडसे भी आते हैं। अभी मेरी जो परवरिश हुई है, मैं गांधीयन विचारों का व्यक्ति हूँ। विनोबा जी के साथ में काफ़ी रहा हूँ। मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी रहे। मेरी सार्वजनिक क्षेत्र में उपज ही जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के कारण हुई। मैं तब विद्यार्थी था, 20 साल का लड़का था, लेकिन जयप्रकाश के आंदोलन में शरीक हुआ, बाद में जेल में भी गया। तो ये मेरी पूरी पार्श्वभूमि है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पेपर था तरुण भारत, विदर्भ में। तब लोकमत जस्ट शुरू हुआ था, बनने का था, और तब मैं तरुण भारत के साथ में जुड़ा। हालांकि मेरे जैसे एक व्यक्ति को उन्होंने पूरी तरह से एक बड़ा पत्रकार कर मेरे हाथ में एक कॉलम दे दिया, यूथ कॉलम, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके कारण मुझे रिकॉग्निशन मिली और इसलिए मैं आगे ये काम खड़ा कर पाया। अब जब मैंने ये काम शुरू किया तो एक मुझे फ़ायदा सबसे बड़ा कि मैं तरुण भारत में काम करता था, आरएसएस में, इसलिए काफ़ी मेरी अच्छी पैठ थी। लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से आरएसएस के सभी ऊपर से नीचे तक के लोग जानते थे, और उन सब लोगों के मन में मेरे प्रति एक शायद एक प्रेम भाव होगा, लेकिन मैं विचारों से पहले से अलग था। यानी आपको अचरज लगेगा कि ये काम शुरू करने के पहले तरुण भारत जैसे पेपर में हमने मंगलसूत्र पहनना कि नहीं पहनना, यहाँ तिलक लगाना नहीं लगाना, ऐसी चर्चाएं युवकों की मैं कंडक्ट करता था, और वो छप कर आती थी पूरी की पूरी, और महीनों चलता था आरएसएस के अखबार में। यानी कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं, मेरी वैचारिक स्वतंत्रता को उन्होंने कभी रोका नहीं। लेकिन उसके बाद में मैं किर्लोस्कर प्रेस में गया, मेरे विचारों में काफ़ी परिवर्तन हुआ, फिर से मैं तरुण भारत में आया, और फिर मेरे विचारों में इतने क्रांतिकारक बदलाव थे कि वो सहन नहीं कर पाए। हमारा एक दिवाली विशेषांक था, उसके ऊपर पूरे आरएसएस की एक मीटिंग हुई। जो हमारा जो बोर्ड होता है तरुण भारत का, वो बोर्ड बैठा, और उन्होंने तय किया कि मुझे निकाल डालना है, क्योंकि मैं बहुत ही आरएसएस के खिलाफ के विचार उन्हीं के वीकली का दिवाली अंक था, ये वीकली में मैं लिखता हूँ। इसलिए आज के हालात को कैसे देख रहे हैं? आज बोलना बहुत मुश्किल हो गया है। वही कह रहा हूँ आपको। तो इन लोगों के साथ मुझे मिलने के कारण उन्होंने क्या किया कि मुझे नहीं निकाला। ये जो जिनको आप बौद्धिक प्रमुख कर जानते हो, मागो वैद्य, जो मेरे संपादक थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हम शाम मानव को निकाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वीकली बंद कर दिया। इसलिए मुझे निकालने की आवश्यकता उनको पड़ी नहीं। वीकली बंद हो गया, अखबार ही बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया। अखबार यानी वीकली का एक स्वतंत्र उनका हिस्सा था, अच्छा, स्वतंत्र वीकली था, उसको बंद कर दिया। फिर जब मैंने ये काम शुरू किया, बहुत ताकत से काम करता था मैं, वक्ता कर लोगों को मालूम था, पत्रकार कर लोग बहुत पहचानते थे, और फिर तुरंत मैं लोकमत के साथ में भी जुड़ गया। तब लोकमत भी बढ़ने लग गया और मेरा काम भी बढ़ने लग गया। तो काफ़ी कंप्लेंट्स बाला साहब देवरस,
जो इसके आरएसएस के प्रमुख थे उनके पास जाती थी। नेचुरली उनको पता था कि मैं ये दो संपादकों का मैं प्रोडक्ट हूँ। दूसरे दीबा घुमरे थे जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक रहे हैं। अब देखिए, मागो वैद्य आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख, ये दीबा घुमरे जिनको हम मामा कहते थे, ये विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से एक। मैंने ये काम शुरू करते वक्त पहली बार ये हुआ इस दुनिया में, आज तक इस ढंग से काम नहीं हुआ, क्योंकि रैशनलिस्ट एसोसिएशन भारत में जो काम करती थी उसकी शुरुआत ही धर्म पर अटैक और भगवान पर अटैक पर से होती थी। महाराष्ट्र में जो एक मैंने परंपरा आपके सामने रखी, कौन सी, ये जो पुरोगामी वैचारिक लोगों की परंपरा रखी, जिसको हम शाहू फुले आम्बेडकर परंपरा कहते हैं। वैसे दूसरी एक बहुत ताकतवर परंपरा महाराष्ट्र में रही है, वो संत परंपरा रही है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, ये जो परंपरा है ये भी बहुत पुरोगामी परंपरा रही है महाराष्ट्र की। इन लोगों ने चमत्कार के खिलाफ बातें की है, बुआबाजी के खिलाफ बातें की है, चातुर्वर्ण के खिलाफ बातें की है, आम इंसान को सभी अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए ये सब परंपरा ने काम किया है। तो मुझ पर उसका बहुत इम्पैक्ट था, मुझ पर भी था। और मैंने इसी कारण, ये महाराष्ट्र के ही व्यक्ति को सूझ सकता है कि ये काम शुरू करते वक्त मैंने ये शुरुआत ही इसकी कि हम भगवान के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भगवान और धर्म के नाम पे जो ठगी होती है उसके खिलाफ मेरा आंदोलन है। ये दुनिया में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ, पूरे दुनिया में ऐसा आंदोलन कहीं नहीं। तो आप लोगों ने एक एक्ट बनवा दिया, महाराष्ट्र में कानून है, वो तो बाद में बनवाया। तो तब जब बाला साहब देवरस के पास में, 1 मिनट में ये ख़त्म करता हूँ मैं, बाला साहब देवरस के पास में जब ये कंप्लेंट्स गई तब उन्होंने ये संपादकों को बुला लिया कि भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अभी आपके हाथ में तैयार हुआ ये लड़का, उसको आपने प्रसिद्धि दी, इतना सब कुछ दिया, और उसके बाद में ये ऐसा कर रहा है। तो इन सब लोगों को मैं अपने काम में इन्वॉल्व करता था। मैंने जब भी मैं आपसे बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि हमारे नागपुर में परंपरा है कि एक तरफ अम्बेडकरी विचारधारा बहुत प्रभावी है, दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा बहुत प्रभावी है, और दोनों विचारधाराएं एक स्टेज पर आकर बात करते हैं, अपनी अपनी बात ताकत से रखते हैं। ये परंपरा नागपुर की रही है, इसलिए मैं इनको भी इसका सभी अपने काम के साथ में जोड़ लेता था। तो उन्होंने समझाया कि किस ढंग से मैं काम करता हूँ। तो तब बाला साहब देवरस ने ऐसा कहा था कि हमें कहाँ हमारे घर में सांप चाहिए, मेहमान के लाठी से अगर सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मेरे पूरे जीवन में आरएसएस ने मुझे कभी भी ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया। मैं पहली बार आरएसएस ने मुझे साथ नहीं दिया ऐसा मैं कह सकता हूँ, वो यानी ये बाबा के, जिसको हम बागेश्वर बाबा कहते हैं, उसके ही केस में, तो क्योंकि तब तक बीजेपी और आरएसएस बहुत बदल चुकी थी। दूसरा ये भी कारण था कि आरएसएस के नागपुर को ये आदत हो चुकी थी अम्बेडकरी विचारधारा को सहन करना है। ये भी एक विचारधारा है, वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, इस ढंग से वो काम करते आए थे, इसलिए उनका मुझे कभी विरोध नहीं हुआ। ये बात है। इसका मतलब मैं आरएसएस की विचारधारा का था, कभी नहीं था, शुरुआत से नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत स्वतंत्रता दी थी, लेकिन मुझ में बहुत ही बदलाव होने के बाद में उन्होंने मुझे निकाल दिया, पर निकालने के लिए अपना वीकली बंद कर मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद में मैं लोकमत में साथ में जुड़ा, और लोकमत ने इस काम में बहुत बड़ा साथ दिया। 9 साल तक उनके कॉलम में चला रहा था, मेरा अंधविश्वास का काम वो चला रहे थे, उसके कॉलम लिखते थे। और मैं आज इतना ही कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें उसमें की किताबों में आई है। हर आर्टिकल पर कम से कम 5 से 10 कोर्ट केसेस हो सकते थे। मेरी पहले से आदत रही है कि मैं नाम लेकर बोलता हूँ, नाम लेकर लिखता हूँ। एक बाबा था, इस ढंग से कभी नहीं लिखता हूँ। हर आर्टिकल में कम से कम 5-6 कोर्ट केसेस हो, इस ढंग से मेरे आर्टिकल्स होते थे। और पूरे 9 साल तक हर हफ्ते में 2 आर्टिकल छापते रहे लोकमत। उसमें से लोकमत भी बढ़ा, मैं भी बहुत, यानी मेरा काम भी बहुत बढ़ा, पूरे महाराष्ट्र में काम फैल पाया, आजू बाजू के प्रांतों पे भी हमने फिर बाद में काम खड़ा किया। तो ये जो स्थिति है, मुझे ये आदत पहले से, मैं गांधीयन होने के कारण, विनोबा के साथ में काम से जुड़ा होने के कारण, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ में बातचीत कर कर आगे बढ़नी है, और अपनी बात अपनी पूरी शर्त के साथ में, जो हमको कहना है वो पूरी ताकत के साथ में, पूरे कन्विक्शन के साथ में रखनी है। इसलिए दूसरे लोगों पर अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। इस ढंग से हम इतने सालों तक काम करते आए। तो धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला कैसे
धीरेन्द्र शास्त्री वाला मेरा पहला जीवन का अनुभव है कि जिसमें से कुछ भी निकलना संभव नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कानून है हमने बहुत मेहनत से तैयार किया। मैं इतना बड़े आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि इतना व्यापक और इतना बढ़िया कानून दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि दुनिया में इस ढंग के अंधविश्वास में भी कहीं नहीं है, तो इसलिए नेचुरली ये कानून ही बहुत अलग है दुनिया में। महाराष्ट्र में वो पहली बार बना, बहुत ताकतवर कानून है और सभी लोगों के सहयोग से यह कानून बना। राष्ट्रवादी और कांग्रेस जब उनकी गवर्नमेंट थी तब ये कानून बना है 2013 में, लेकिन इसमें शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे यानी शिवसेना का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ और तब देवेंद्र फडणवीस ये बीजेपी के अध्यक्ष थे, पहले नितिन गडकरी थे, ये दोनों का भी पूरा समर्थन इस कानून को मिला। तो मुझे एक विश्वास था कि ये कानून की सभी बारीकियां देवेंद्र फडणवीस को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, क्योंकि वो अच्छे वकील है, उनको उसकी सब बारीकियां मैंने समझाने के बाद ही उन्होंने समर्थन दिया था इस कानून को। तो इसलिए कम से कम वो कानून के बीच में नहीं आएंगे, पुलिस अपना काम करेगी। अब ये हालांकि ये कानून बनने की प्रोसेस में इसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है, मैंने लिखा है, उसकी सभी बारीकियां मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। ये कानून पारित करवाने की प्रोसेस में उप मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, विरोधी पक्ष नेता उद्धव जी ठाकरे जी को, विरोधी पक्ष नेता बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर कई एमएलएस को और सभी पक्षों के प्रमुखों को मैंने बहुत विस्तार से कानून समझाया है। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री होते हुए पुलिस का पूरे महाराष्ट्र के ट्रेनिंग मैंने किया, ऑफिसर्स का ट्रेनिंग किया है सभी जिलों में। 40 ट्रेनिंग्स हमने किए हैं 35 जिलों में, सब ऑफिसर्स के, बड़े ऑफिसर्स, आईपीएस से लेकर सभी ऑफिसर्स उस ट्रेनिंग में हाजिर रहते थे। 7 घंटे का ट्रेनिंग करता था। यानी पुलिस को मैंने खुद कानून क्या है इसकी बारीकियां समझाई, सभी पॉलिटिकल लोगों को समझाई, उसी के बाद में इसका समर्थन बनकर ये कानून बना है। और जब मैं कहता हूँ लिखित में देता हूँ, क्योंकि बाद में इसकी एक कमेटी बनी, उस कमेटी का मैं सह अध्यक्ष हूँ, जिसको हम जादू टोना विरोधी, हमारे कानून का नाम जो है वो जादू टोना विरोधी कानून है। जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति उसको कहते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, तो उसका मैं सह अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं इस विभाग के। तो मैंने लिखित फॉर्म में देने के बाद में कैसे कैसे ये कानून लागू होता है, केवल ये कानून नहीं तो केंद्र का जो कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये भी कैसे लागू होता है, ये भी लिखित स्वरूप में दिया था। और बाद में पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि कानून लागू नहीं होता है। यानी मैंने जो 40 पुलिस आईपीएस अधिकारी से लेकर सबके ट्रेनिंग किए वो फ्यूटाइल थे, या तो मैं ऐसे गलत आदमी से सब पुलिस का ट्रेनिंग करवाया और गलत आदमी ने समझाने के बाद में ये कानून को सब लोगों ने उसका समर्थन किया, ये मतलब होता है। तो कहने का मतलब ऐसा कि इस ढंग का प्रेशर मैंने पहली बार देखा। मैंने आज तक जब कांग्रेस का गवर्नमेंट होता था तब क्या होता था कि हमेशा ही पुलिस एक्शन करेगी, ऐसा नहीं करेगी। जैसा मॉरिस सेल्लो मुंबई में आया था, वो क्रिश्चियन मिशनरी था, वो चंगाई सभा लगाता था, अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा। हमने उसके खिलाफ पुलिस तक कंप्लेंट की, क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत ये गुनाह होता है। नागपुर में हमने ऑलरेडी इस कानून के तहत कुछ मिशनरीज को जेल में भेजा था। पुलिस ने मुझे गुपचुप कान में कह दिया, क्योंकि पुलिस के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं बहुत सालों से उनका ट्रेनिंग करते आया हूँ। तो सर बहुत ऊपर से प्रेशर है, डायरेक्ट मंत्रालय से प्रेशर है, इसलिए हम कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं। हमने हाईकोर्ट मूव किया। हाईकोर्ट ने ऐन वक्त पर हमको आदेश दिए इनको कि इमीडिएट एक्शन लीजिए। मॉरिस सिरिलो का तीसरा दिन था, उसके पहले दूसरे दिन रात को पुलिस ने उसको बिठा के अमेरिका वापस भेज दिया। उसका तीसरा दिन नहीं हुआ। तीसरे दिन कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे और सब मेरे को गाली मार रहे थे। उसमें मैक्सिमम क्रिश्चियन थे, ऐसे नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में यही हुआ इनको वहाँ से। इसलिए मेरी अपेक्षा क्या थी कि कम से कम इसको हकाल देंगे, हकाल दिया पुलिस, लेकिन बाद में पुलिस ने जो उसको क्लीन चिट दी, ये बहुत ही गलत बात इस सरकार ने की। कोर्ट नहीं गए आप? कोर्ट में जाने के लिए जो कुछ अड़चने हैं उसको हम पार कर कर जाने वाले, जाना ही पड़ेगा हमको। अभी उस मामले को आप छोड़ नहीं रहे हैं? नहीं, छोड़ ही नहीं सकते ना। मेरी दिक्कत ऐसी है कि मैं सरकार का पार्ट होने के कारण जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है वो पूरी किए बिन आपको नहीं लगता आप ही के इस मामले में दखल देने के बाद वो और पॉपुलर हो गए, उसी के बाद टीवी ने स्पेस देना शुरू किया? देखिए सीधी बात है कि मैं जब भी किसी बाबा को हाथ लगाता हूँ तो बाबा बड़ा होता ही है।
अच्छा, ये अंधश्रद्धा, ये जो टोना जादू का है, इन्होंने आम लोगों के जीवन पर कैसे असर डाला है? वहाँ क्या इस तरह के जो दुष्परिणाम इसके होते हैं, जैसे डायन कहकर मार देना महिलाओं को, बच्चों की बलि दे देना, ये सब प्रथाएं कम से कम महाराष्ट्र में खत्म हो गई? नहीं, महाराष्ट्र में खत्म होती तो काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराष्ट्र इतना प्रोग्रेसिव होने के बावजूद और इस सब चीज़ों के खिलाफ बहुत अच्छे ढंग से काम तो अभी के ज़माने में, यानी 50, 60, 70 साल पहले गाडगे महाराज ने किया है, उसके साथ में तुकडोजी महाराज ने किया है, यानी विदर्भ में कम से कम तो किया है। लेकिन विदर्भ में बहुत बड़ा आदिवासी तबका है, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, ये डिस्ट्रिक्ट तो है, यवतमाल का भी बड़ा हिस्सा, अमरावती का बड़ा हिस्सा, ये आदिवासी एरियाज है। आदिवासी एरियाज में ये काम नहीं पहुंच सका। आज भी वहाँ पर इस ढंग से नरबली होते हैं। और डायन की प्रथा पर मारने की बात तो गांव-गांव में होती है, वो केवल विदर्भ में नहीं होती, पूरे महाराष्ट्र में होती है, पूरे देश में लगभग पूरे देश में होती है। अब मेरा क्या हो गया, मेरी परवरिश में एक किसान का बेटा, तो मेरी परवरिश देहात में हुई है, देहात से मैं जुड़ा रहा हूँ, सभी प्रकार के अंधविश्वास का मैं खुद बलि रहा हूँ। मैं मंत्र तंत्र को बहुत डरता था, मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने वो निकाला था। तो इन सब कारणों से इंसान का कितना नुकसान होता है ये मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। और इसीलिए जब मैंने तरुण भारत से मैं बाहर आया तो फिर मैं पत्रकारिता में कोई नौकरी ढूंढने के लिए नहीं गया, मैंने सीधा ये काम शुरू कर दिया, अंधविश्वास के खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री से कभी बातचीत हुई आप? उनके साथ में बातचीत होना संभव ही नहीं है, वो बातचीत कैसे कर सकते हैं? उन्होंने आपको चैलेंज भी किया था, आपने भी? नहीं, उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। चैलेंज ऐसा था, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भाई आप नागपुर में आए हो तो पत्रकारों के सामने ये चैलेंज कंडक्ट होगा। ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस आपके चरणों पर माथा टेकने के लिए आए थे, वो गृह मंत्री है, नागपुर के पालक मंत्री है। तो ये सब पुलिस रहेगी, सब कुछ रहेगा, उनके सामने आपको इन शर्तों पर आपको सिद्ध करना है कि आप सही में अपने आप सब चीज़ें जानते हो। और उसके लिए जो बताता, ऐन वक्त पर हम तुम्हारे सामने 10 आदमी देंगे, ये 10 आदमी देने के बाद में उनके नाम बताइए, उनके जब उनके पिताजी का नाम बताइए। आपने कुछ पैसे भी अनाउंस किए थे? हाँ, उसके लिए हमारा 30 लाख का पारितोषिक है, अधिकृत पारितोषिक है, जो बैंक में हमने पैसे रखे हैं वो पारितोषिक भी देने का उनको ये किया था। 30 लाख रुपए? हाँ, ये हमारा पूरा 30 गए 40 सालों से हम कार्य कर रहे हैं। 1982 में मैंने इसने शुरुआत की, अभी 41 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले हमारा 1 लाख रुपए का प्राइस था, धीरे धीरे हमने बढ़ाते अभी कुछ सालों पहले 30 लाख तक का ये प्राइस हो गया। और गए 40 सालों में हमने सैकड़ों बाबाओं को, मांत्रिकों को, इन ढंग के लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन आज तक ये प्राइस कोई जीत नहीं पाया। ये प्राइस किसी भी चमत्कार के लिए। तो आप मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना कार्यक्रम अधूरा छोड़ा इसी कानून पे? उस समय तो मुझे लगता है कि उन्होंने छोड़ा बोलने के बजाय उनको वहाँ से भगा दिया गया, क्योंकि बाकी जिन लोगों ने वो कार्यक्रम का आयोजन किया था, बीजेपी वाले हमारे काम को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हमारे काम की ताकत को जानते हैं, तो भाई आगे और ज़्यादा पंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए चलो बीच में 2 दिन उनका काम कट करके उनको भेज दिया। आपको उसके बाद धमकियाँ बहुत मिली? वो तो धमकियाँ हमेशा आती रहती है। इस वक्त क्या हो गया है कि धमकियाँ तो हमेशा ही आती रहती हैं, जान से मारने की भी धमकियाँ आती रहती हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो गया, मीडिया उपलब्ध था, मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल था, मेरे सब फ़ोन नंबर सबके पास उपलब्ध थे, तो बहुत धमकियाँ आई, यानी इतनी धमकियाँ कि हम सबको ट्रेनिंग देने के लिए बोलते थे चलो। तो क्या वो एफआईआर जो था उस पर फाइनल रिपोर्ट लग गई है, एफआईआर लग गया है या वो? हाँ, उन्होंने कहा कि ये दोनों कानून के तहत कोई उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। जब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई या एफआईआर हो गई? एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, कंप्लेन उल्लंघन नहीं किया, इसलिए नहीं उन्होंने किया। आपको लगता है सत्ता के रसूख की वजह से वो बच गए? केवल सत्ता के रसूख की वजह से नहीं है, इन्होंने जानबूझकर प्रोटेक्ट किया। और पुलिस महाशय ने, जो कमिश्नर आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो झूठ बोले, मैं जाहिर तरीके से कहता हूँ, झूठ बोले। उनको मालूम है, उनके स्टेटमेंट में क्या आया, जो पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा, हालांकि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा नहीं है, जादू टोना विरोधी कायदा है। मैंने खुद उनको सब कागज पत्र दिए हैं। तो कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं? जादू टोना का विरोधी कानून में अगर आप किसी को कहते इसने टोटका किया, जादू टोना किया, ये कहना इटसेल्फ कानूनन अपराध। और अगर किसी को भरोसा हो तो, मुझे मान लीजिए चरनाम कुछ ऐसी इस चीज़ों पर भरोसा हो इंडिविजुअली में, आपका भरोसा है इसलिए तो नुकसान होता है ना, भरोसा नहीं रहेगा तो कैसा नुकसान होगा? भाई मेरा भरोसा है, मैं सामने के व्यक्ति को मार दूंगा,
तो मारने के बाद में मेरा और भगवान का भला हो जाएगा, समाज का भला हो जाएगा, इसलिए मैं मार दूंगा उसको। सेम वही बात है ना। मुझे लगता है आपने जादू टोना किया, मुझे लगता है आपने जादू टोना किया, और मेरे बच्चे की तबीयत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मैं आपको मार नहीं दूंगा। इसलिए तो लोग मारते हैं ना, इसलिए मुझे छोड़ा जाएगा क्या? क्या आम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? सीधी बात है कि महाराष्ट्र में जैसे ये विचारधारा प्रभावी है, पुरोगामी, वैसे प्रतिगामी विचारधारा भी बहुत प्रभावी है ना। आम लोगों का बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त नहीं कर पाते तो ये कानून बनता ही नहीं। केवल राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये दो पार्टीज कभी ये कानून बना नहीं पाते। जब सबका समर्थन हम प्राप्त कर पाए, इसके लिए हमको 8-10 साल लोगों का प्रबोधन करना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद आपके लिए काम करना मुश्किल हो गया, ये इसमें कोई बिल्कुल सच्चाई? बात सही है। हमने पहली बार ये महसूस किया। पहली बार जब बीजेपी की सरकार आई थी तब नहीं महसूस हुआ था। तब मेरे काम में आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। कांग्रेस की एक खासियत रही कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लोगों के बाबा होते थे, जब भी हम हाथ डालते थे तो कोई बीच में नहीं आता था। या फिर कभी किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री का या फिर किसी मंत्री का पुलिस को फ़ोन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता था, क्योंकि उनको पता था कि मुझे पता चलेगा और उसके बाद में मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। ये पहली बार हुआ। इस ढंग की एक्शन पुलिस ने पहली बार ली है, और ये भी पॉलिटिकल दबाव के कारण ही लिए। यानी वो आईपीएस अधिकारी पत्रकारों के सामने बोलते वक्त बोलते क्या है मालूम है? इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू नहीं होता है। भाई, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात ही नहीं की थी किसी ने। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है। आईपीएस अधिकारी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और कॉस्मेटिक एक्ट में फर्क नहीं, स्लीप ऑफ टंग नहीं हो सकता। ये स्लीप ऑफ टंग किसकी हो सकती है? आईपीएस अधिकारी की। ये दो अलग स्वतंत्र कानून है। इसका मतलब उन्होंने ये कानून के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। आगे क्या है आपका प्लान? आगे कुछ नहीं है। आगे जो प्रोसेस हमारी पूरी होगी, जो सरकारी प्रोसेस होती है, मैं राह देख रहा था कि हमारे इस विभाग के मंत्री जी आएंगे। अभी आएंगे मंत्री, शायद वो हमारे पुराने मंत्री भी हो सकते हैं। वो आने के बाद में वो कहे ना कि कानून लागू नहीं होता है, इसलिए हम एक्शन नहीं ले सकते। फिर ओवरऑल आपको नहीं लगता कि आप एक इंडिविजुअल की वजह से हो सकता है इस कानून को बदलने की भी मांग शुरू हो जाए? हो गई थी मांग, शुरू हुई, उसके लिए मोर्चे भी निकले। तब मैंने जाहिर तरीके से उनको आह्वान किया कि आपको कानून बदलने की मांग करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई, पहले वो बाबा को तैयार करो, वो सिद्ध करे, उसमें चमत्कार है। वो अगर सिद्ध कर देता है तो कानून अपने आप खारिज हो जाता है, क्योंकि कानून ये मानता है कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई चमत्कार कर कर पैसे उससे प्राप्त करता है तो ये कानून। लेकिन ये तो सभी तरह के धर्मों में इस तरह की परिकल्पना है ना। लेकिन साइंस ने कहाँ एक्सेप्ट किया, कानून ने कहाँ एक्सेप्ट किया? भूतों की भी परिकल्पना है, कानून ने कहीं एक्सेप्ट किया? तो इसलिए आपको हिंदू विरोधी कहा जाता है। हिंदू विरोधी जो कहते हैं उनको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं होती है। मेरा अभ्यास का विषय रहा है। हिंदू नाम का कोई शब्द एक तो है नहीं, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उसमें अलग अलग परंपराएं हैं। सनातन धर्म में एक चारवाक परंपरा रही है, जो अपने आप को भगवान को भी नहीं मानते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे। दूसरी लोकायत परंपरा रही है। कई लोग दोनों परंपराएं एक करते हैं, कई लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग परंपराएं मानी जाती है। लोकायत परंपरा में भी भगवान को नहीं माना जाता था, वेदों को नहीं माना जाता। फिर जो आस्तिक परंपरा है, आस्तिक क्या मतलब क्या होता है भारतीय परंपरा के अनुसार? जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक। सांख्य परंपरा ऐसी एक परंपरा है कि जो भगवान को नहीं मानती है लेकिन वेदों को मानती है, वो सांख्य परंपरा रही है। और फिर बाकी की 5 परंपराएं हैं जो आस्तिक परंपराएं मानी जाती है। उसमें भगवान को भी माना जाता है और वेदों को भी माना जाता है। ये सनातन धर्म हम जब कहते हैं तब ये सब के सब 8, या फिर उसमें बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा भी मिलाई तो 10, ये 10 विचारधाराएं भारत में रही है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। भारत में सनातन धर्म में हर एक को अपने विचारों के अनुसार जीने का पूरा पूरा अधिकार है, और ये विचार हजारों सालों से लोग रखते आए हैं, चर्चा करते आए हैं। तो इसलिए जिसको भारत की परंपराओं की कुछ जानकारी नहीं होती है, सनातन धर्म की जानकारी नहीं होती है, वैसे आरोप करते हैं। अपने आप को गांधी जी सनातनी हिंदू कहते थे, अपने आप को खुद स्वामी विवेकानंद सनातनी हिंदू कहते थे। दोनों के विचार आप देख लीजिए, कहीं भी आपको इस ढंग की विचारधारा मिलती है क्या?
तो चलिए, थे श्याम मानव साहब जो एक एक्ट है वहाँ जिसको जादू टोना विरोधी कानून। जादू टोना विरोधी कानून। जादू टोना ने गरीब लोगों को बहुत परेशान किया है। इस पर बात होनी चाहिए, कैसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो बीमार होते हैं, किसी को सांप काट ले, बीमारी हो जाए, तमाम तरह के दकियानूसी स्त्रियों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बातचीत को रखी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठग रहा है तो उसको लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। किसी की जान लेने की कोशिश कर रहा है तो जो क्रूरती है उस पर तो बात होनी चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।